नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल से है कि कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशन फ्रॉम द लीस्ट मॉइस्चर रिटेंशन टू हाईएस्ट, है ना। रीअरेंज द फॉलोइंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशन फ्रॉम लीस्ट मॉइस्चर रिटेंशन टू द हाईएस्ट, कहाँ पे मोस्ट या लीस्ट मॉइस्चर कंटेंट होगा, सीक्वेंस में लगाना है लिस्ट से मोस्ट की तरफ, है ना। तो बहुत शांति से देखना है, मैं आपको पोल दे रहा हूँ, बिल्कुल शांति से इसको देखना, बिना बिना किसी जल्दी के। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर दिया है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली आप ये बात बताओ, इसमें राइट आंसर इसका फर्स्ट है, ए डी बी और सी। आप मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लग रहा है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कहाँ पे है। सीधा सा सीधा है, सैचुरेशन कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा दिखेगी, है ना। और अगर आपको सैचुरेशन कैपेसिटी का तो पता है कि लिस्ट सब सॉरी मोस्ट सबसे लास्ट में ही दिखना है, हाईएस्ट का है तो सी सबसे लास्ट यहाँ नहीं आना ही आना है, क्योंकि लिस्ट से आई। अब इसमें अगर आपको पता लग जाए कि इसमें कौन सी ऐसी है जो लिस्ट है, तो अगर इसमें बात करें जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको PWP बोलते हैं शॉर्ट में, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ये सबसे कम होता है यहाँ पे मॉइस्चर रिटेंशन, ए वाला। तो ए सबसे कम है यहाँ पे और सी सबसे ज़्यादा, तो इस तरह का ऑप्शन बनता है अपने पास 1, यानी ADBC। अब इन चारों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसका आंसर होगा, आराम से समझते हैं। बेसिकली एक मिनट इसका, हाँ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं PWP की, दैट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, द कंडीशन वेयर द soil moisture is so low that plant can't extract water and they start to wilt. It represent the lowest level of moisture a plant can use. बहुत ही कम होता है यहाँ पे, बेसिकली प्लांट यूज एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकता पानी, और दे स्टार्ट टू विल्ट यानी कि सूखना मुरझाना शुरू हो जाते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है ना, मुरझा से जाते हैं वो, यहाँ पानी होता ही नहीं, कंटेंट जो मॉइस्चर रिटेंशन पावर है वो बहुत कम है इसकी, ठीक है। लेकिन मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, और कब, आफ्टर बीइंग centrifuged at a specific speed, it represents the soil ability to retain moisture under certain condition. This is higher than permanent wilting point, but still doesn't indicate soil's full water holding capacity. और फील्ड कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में FC बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर और वाटर कंटेंट held in soil after excess water had drained away at the rate of downward movement has decreased, है ना। अक्कर आफ्टर द soil has been saturated and allowed to drain under gravity, और saturation में point with all pores in the soil are filled with water indicating the soil's maximum moisture content। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा गया था कहीं पे, ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड blowing down an incline often due to cold air drainage is called, wind blowing down an incline often due to cold air drainage is called। ये आपके पास क्वेश्चन है, मैं पोल दे रहा हूँ, आराम से शांति से सोच समझ के आंसर करना। दिस इज कैटाबैटिक विंड, ये याद रखना। कैसी विंड है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी है। दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, और आप घर बैठ के इन सभी विंड के बारे में दो दो लाइन लिखना चाहिए, अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल तैयारी होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो ना, फिर लिखना भी चाहिए आपको। विंड ब्लोइंग डाउन एंड इंक्लाइन ओपन ड्यू टू कोल्ड एयर ड्रेनेज इज कॉल्ड कैटाबैटिक विंड्स। जैसे देखिए क्या है कैटाबैटिक विंड्स, आर डाउन स्लोप विंड formed when cold dense air flow downwind downhill due to gravity, uh,
while anabatic winds are up slope, जो ऊपर जाती है wind caused by warmer surface temperature on a slope. Katabatic wind typically occur at night when the highland radiate heat, and anabatic wind occur during the day when the sun heat at a lower elevation. तो बेसिकली कैटाबेटिक विंड है वो डाउन स्लो विंड है। जब कोल्ड होती है तो किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा? कोल्ड का विंड का ज़्यादा होता है या फिर जो वार्म विंड होती है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है? किसका विंड ज़्यादा होता है, सॉरी डेंसिटी ज़्यादा होता है? कोल्ड का ज़्यादा होगा ना। तो कोल्ड का ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ आएगी, है ना, डाउन हिल। तो इसीलिए उसको हमने ये राइट आंसर चूज किया है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इन्फर्ड थ्रू, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस से गलत भी कर देते हैं। और यहाँ पे भी 100% ठीक नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन सर हम आपको गलत कर देंगे। कहाँ गलत किए देखो, अभी आपने, मैंने कहा ना 100% फिर भी नहीं किया किसी ने ठीक, 80% तक बात अटक गई, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेसिकली सिस्मिक साउंडिंग, सिस्मिक वेव से ही करते हैं ना, वो आपको देखा है, क्योंकि बेसिकली ये डीप कॉन्टिनेंट ड्रिलिंग है, और ड्रिलिंग करना ये सब डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड से ऐसे इंटीरियर लास्ट तक पता करना आसान नहीं है। इसलिए हम जो इनडायरेक्ट मेथड है सिस्मिक वेव की बात करते हैं ना, सरफेस वेव और ये वेव सब बात करते हैं, पी वेव, एस वेव, तो ये सब एल वेव इनसे होता है, सिस्मिक सराउंडिंग से। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है, सिस्मिक वेव्स की बात करते हैं। नेक्स्ट, in humid climate, weathering of various type of rock occur. Identify the correct sequence in order of decreasing weathering. यानी कि नीचे आपको बेसिकली ह्यूमिड क्लाइमेट की बात की गई है और टाइप्स ऑफ रॉक्स दिया है। आपसे ये पूछा है कि वेदरिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, या कहें कि इस ह्यूमिड क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा वेदरिंग किसकी होगी, उससे कम, और उससे कम किसकी, वेदरिंग किसकी कम से कम होगी, ये क्वेश्चन है। तो आप सोच लें आराम से, मैं आपको पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर दिया है, और जिन्होंने राइट आंसर दिया है इसका राइट आंसर लास्ट है, ड्यूनाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। जिन्होंने राइट आंसर दिया उन्होंने तुक्का मारा है या पता था? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। बताओ भाई, जिन्होंने राइट आंसर दिया है वो अक्कड़ बक्कड़ तुक्का था या पता था? कंडीशन ह्यूमिड, वेरी गुड, वेरी नाइस तो निकाल, चलो। अच्छा, ह्यूमिड क्लाइमेट की कंडीशन दी गई है, ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेरी गुड, आपको नॉलेज तो है, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी टेंशन मत लें। तो इसमें देखो, वेदरिंग इन ह्यूमिड क्लाइमेट इज प्राइमरली ड्राइवन बाय केमिकल वेदरिंग। पहली बात तो ये रखना है, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो बेसिकली कौन सी वेदरिंग होगी, केमिकल वेदरिंग होगी, विच इज एक्सिलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, वाटर की प्रेजेंस में एक्सिलरेट होगा। द रेट ऑफ वेदरिंग डिपेंड्स ऑन द रॉक्स मिनरोलॉजी एंड ससेप्टिबिलिटी टू केमिकल रिएक्शन। भी आपको पता है ये तो बेसिक सी बात है कि वेदरिंग किस पे डिपेंड करता है, रॉक्स में किस तरह का मिनरल्स है, वो केमिकल रिएक्शन में कितना ससेप्टिबल है। जैसे हम ड्यूनाइट की बात करें, दिस रॉक इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ ओलिवाइन, ए वेरी ससेप्टिबल मिनरल टू वेदरिंग, स्पेशली इन ह्यूमिड इन्वायरमेंट। इट वेदर क्विकली ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी विद वाटर, इसलिए सबसे पहले वेदरिंग होगी इसकी। बेसाल्ट की बात करें, वे ऑल्सो इग्नियस बेसाल्ट कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ feldspar and pyroxene compared to granite, making it less resistant to weathering than granite, but more resistant than dunite. And granite is primarily composed of quartz, feldspar, and mica, which are all relatively resistant to chemical weathering. इसलिए ग्रेनाइट का सबसे कम है, ड्यूनाइट का वेदरिंग इस ह्यूमिड में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला ओशियन कौन सा था या ओल्डेस्ट कौन सा है,
उसके बाद कौन सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सब लोग आंसर करेंगे इसका राइट, आई थिंक इसका 100% आप आंसर करेंगे। चलो देखते हैं। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये तो बहुत कम आंसर आया है। बेसिकली आप बताओ इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है भाई, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है इन सभी ओशियन में, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, पैसिफिक सबसे ओल्डेस्ट है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट 3 नंबर वाला है, तो या तो ए में ऑप्शन आना है या बी में। इनमें अगर सेकंड नंबर की बात करें तो अटलांटिक है ना, तो बेसिकली ये भी हो गया। अब कंफ्यूजन रह गया हमारे पास इनमें, तो अगर इनमें बात करें तो मेडिटेरियन सी से अगर बात करें तो पुराना है इंडियन सी, ठीक है, तो हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, और लास्ट में आएगा मेडिटेरियन सी। राइट इज द बी ऑप्शन, इसको ध्यान रखना प्लीज, ये क्वेश्चन गलत ना हो पाए, है ना, ध्यान रखना, ध्यान रखोगे क्या, मेरे ध्यान रखोगे। ये देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये गलत हो जाती है ना, तब सिलेक्शन से थोड़ा हम आउट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। सर आउट होने की कोशिश कौन करता है, देखो भाई आउट होने की कोशिश तो कोई नहीं करता, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो स्टूडेंट तो सब मेहनत कर रहे हैं ना। चलो ये देखिए, लिखा है द सेचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑफ सोइल आर, सैचुरेशन कैपेसिटी है 47%, फील्ड कैपेसिटी है 27% और विल्टिंग पॉइंट है 14%। द रेट द अवेलेबल मॉइस्चर फॉर द क्रॉप ग्रोन इन द सोइल इज, आप इसको थोड़ा सा टाइम लीजिए 25-30 सेकेंड और इसको सोल्व कीजिए। आपसे पूछा है कि क्रॉप के लिए कितना परसेंट अवेलेबल है मॉइस्चर सोइल के अंदर। चलो आप लोगों ने अगर इसको सोल्व कर लिया तो मैं पोल दे दूं क्या, अगर यस तो वाई लिख दे, यस तो वाई लिख दे, वाई, वेट करना है। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 15 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक 20% से भी कम बच्चों ने राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर बेसिकली क्या आएगा, राइट आंसर इसका है 13%। कैसे है राइट आंसर, इसके बारे में बात करते हैं। 13% राइट आंसर है। अब देखो अभी हमने बात की थी इन सब की, अगर आपको याद है तो सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये डेफिनेशन तो पढ़ा था ना अभी, अरे पढ़े थे कि नहीं, हाँ या ना, यस और नो, पढ़े थे ना। तो अब इसको अप्लाई करना था, है ना। अब अप्लाई में क्या है, आपको सीधा सीधा देखना है कि देखो सैचुरेशन कैपेसिटी दी गई है, ये तो सैचुरेशन कैपेसिटी किसी सोइल में सैचुरेशन कैपेसिटी 47% है, ये कोई बात नहीं है ये। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें अवेलेबल मॉइस्चर देखना है जो क्रॉप के लिए कितना है, सोइल में कितना यूज कर सकता है। तो बेसिकली जो फील्ड की कैपेसिटी है ना, उसके अंदर से अगर हम बेसिकली बात करें जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है जो ले ही नहीं सकता वाटर, उसको माइनस कर देंगे फील्ड की कैपेसिटी से, तो वो सीधा सीधा हमारे पास जो अवेलेबल मॉइस्चर है वो आ जाएगा। क्योंकि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाला तो प्लांट हमने डिफाइन भी किया था कि वो तो ले ही नहीं सकता,
फील्ड कैपेसिटी में से अगर वो माइनस करेंगे 27 में परसेंट में से 14%, तो सीधा 13-13% आ गया। इसको मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सारों को और दोबारा डिफाइन किया है, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए द मैक्स सबकी हम बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं अगेन। सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अवेलेबल मॉइस्चर। The maximum amount of water then can be stored inside the voids of soil, even including the gravity water, is called saturation capacity. ठीक है, the amount of water held or retained in soil after excess water has been drained freely due to action of gravitational force is called field capacity. अब देखिए क्या है, इस दोबारा देखो field capacity, the amount of water held or retained in soil after excess water has been drained freely due to the action of gravity या gravitational force is called field capacity. ये field capacity है. Permanent wilting point, the water content in which plant no longer available to extract water from soil for its growth, called permanent wilting point. Or available moisture, it is the available water content which plant can easily extract from soil from their growth. It is the difference between field capacity and परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो फील्ड कैपेसिटी 27% है और विल्टिंग पॉइंट 14% है, तो हमारे पास कितना आ गया 13%। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो समझो और फिर आंसर करो। ठीक है, समझ में आई बात? अरे बोलिए, समझ में आई क्या? यस और नो? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश वाटर इज लेस डेंस देन सॉल्ट वाटर, which cause it to float above salt water coastal aquifer। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है द गिवन हर्जबर्ग रिलेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स के बारे में। सोच लो, मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर थर्ड है। बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट इसका ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। ये है सर, हमारे साथ पता है क्या होता है, जैसे हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो हमें लगता है कि सर दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होंगे, अगले ने इतनी मेहनत लिखने में की है तो क्यों गलत करें हम। और ऑल ऑफ द अबो का भी हमें आंसर हमेशा ही अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको ठीक कर देते हैं। असर्शन रीजनिंग में हमें ए ठीक है, आर ठीक है, आर ए का सही एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमें बहुत सही लगता है। तो हम बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक विचारों के इंसान हैं, तो हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते नहीं हैं। तो जो इतनी मेहनत की है तो हम सब ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? है ना? हम करें तो करें क्या, जियो तो कैसे जिए, ऐसा है ना? ऐसा क्यों है? बस ऐसा है सर। चलो है तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि फ्रेश वाटर है वो इज लेस डेंस देन सॉल्ट वाटर, क्योंकि सॉल्ट वाटर में कुछ मिला है तो डेंसिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो फ्रेश वाटर इज लेस देन सॉल्ट वाटर which cause it to float above salt water coastal aquifer। लेकिन आप जो गिवन हर्जबर्ग रिलेशनशिप हमने पढ़ा था वो किसकी कैलकुलेशन के लिए था? अगर आपको अभी भी याद आ गया तो वो बता दो। उसमें फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का तो जिक्र होता है, बिल्कुल डायग्राम बना के हम समझते भी हैं, लेकिन वो किस चीज़ का जिक्र करता है, क्या बताता है वो? वेरी गुड प्रिया मैम, वो डेप्थ बताता है। हाँ, कि कितना डेप्थ में है, कहाँ तक हम होल करें कि हमें फ्रेश वाटर मिल जाए जहाँ मिक्सिंग ना हो सॉल्ट वाटर के साथ, डेप्थ की बात करता है वो, है ना? हाँ बिल्कुल। तो लेकिन ये कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, नहीं डेप्थ की बात करता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सी बात हो गई थी। चलो, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के आंसर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है ना, यूं कहो कि ऐसा कम देखने को मिलती है रिएक्शन, इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन है अमंग द गिवन रिएक्शंस द रिएक्शन विच डजंट अकर इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग इज। अमंग द गिवन रिएक्शंस द रिएक्शन
which doesn't occur in the process of chemical weathering. केमिकल वेदरिंग में कौन सी रिएक्शन सामान्यतः जनरली नहीं होती है, ये है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो जनरली नहीं होती है? सोच समझ के आंसर करें। मैं आपको पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, लगभग 42% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, ये वाली, ये जनरली हमें देखने को केमिकल वेदरिंग में नहीं मिलती है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा जनरली ये क्यों नहीं मिलती है, लेकिन ये ध्यान रखना, जनरली इस तरह की रिएक्शन नहीं होती है ना, डजंट अकर। जैसे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है। देखो, पहली बात करें केमिकल वेदरिंग होता क्या है। केमिकल वेदरिंग रेफर टू द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल थ्रू केमिकल रिएक्शन, यूजुअली इन्वॉल्विंग वाटर, ऑक्सीजन, एसिड्स एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, है ना, रिएक्ट करना। जैसे कॉमन टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग की बात करें तो हाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द मिनरल स्ट्रक्चर विदाउट डिकम्पोजिशन, या फिर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर। और कार्बोनेशन हो सकता है, रिएक्शन विद कार्बोनिक एसिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पर्टिकुलरली अफेक्टिंग कार्बोनेट मिनरल्स। और ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफन अफेक्टिंग आयरन बियरिंग मिनरल्स। और बाकी रिएक्शंस देखोगे ना आप, तो इस तरह की चीजें हो रही है, देखो, है ना, इस तरह की चीजें हो रही है ना। तो ये चीज है ना, वो जनरली डेफिनेशन में या सामान्यतः नहीं होती है। ऑलवेज की बात नहीं कह रहा, जनरली नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखोगे क्या? यस और नो? चलो, ये ध्यान रखना, कुछ तो फैक्ट्स हैं वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज ए कैटाबैटिक विंड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज ए कैटाबैटिक विंड? कैटाबैटिक के बारे में हमने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी, सोच समझ के आंसर करना। मैं पोल दे रहा हूँ। तो कौन सी है इसमें? इसमें बेसिकली है मिश्रण। कैसी है कैटाबैटिक विंड? कैसी होती है? कोल्ड होती है? कैसी होती है बताना, वार्म होती है, क्या थी? अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ मिस्ट्रल है। सारों के बारे में बात कर लेता हूँ, ये तो इनकी प्रॉपर्टी है, याद रखनी पड़ेगी। जैसे, चलो थोड़ा बात करेंगे हॉट एंड ड्राई विंड के बारे में, कोल्ड एंड ड्राई विंड के बारे में। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ध्यान रखना एक। कैटाबैटिक विंड इज ए टाइप ऑफ विंड फॉर्म बाय कूलिंग एंड सिंकिंग डेंस एयर, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। दिस wind is typically found near large bodies of water and descend from higher elevation towards lower elevation. The Mistral is a classical example of katabatic wind. याद रखना, ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये भूलने का नहीं है, ये सभी को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। द मिस्ट्रल इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैटाबेटिक विंड। इट इज अकर इन मेडिटेरियन रीजन एंड इज क्रिएटेड बाय द कूलिंग ऑफ एयर इन द मैसिव सेंट्रल माउंटेन्स। अब मैं कुछ के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे हॉट एंड ड्राई विंड कौन कौन सी है? चिनुक, है ना, स्नो ईटर जिसको बोलते हैं, हॉट ड्राई विंड इन रॉकीज माउंटेन, है ना, चिनूक। और फैन हॉट ड्राई विंड एल्पाज में। और ये जो कमशिन हॉट ड्राई विंड है इजिप्ट। और हर्मेटन जो जिसको यूनियन डॉक्टर बोलते हैं, हेड ड्राई विंड इन वेस्ट अफ्रीका। ये थोड़ा मैच करने के लिए भी पूछा जाता है ना। ओके, कोई बात नहीं भावना में। द कोल्ड एंड ड्राई विंड में बोरा कोल्ड ड्राई विंड, ये सब आपको याद करना है। आप याद कर लोगे ना, मैच के लिए आ सकता है। ये चिनुक तो बहुत पूछा जाता है ना, कर लोगे ना याद ये।
मैच करने के लिए भी आ सकता है। हाँ भाई, बोल तो दो जी, बोलना तो पड़ेगा। हम्म। अब ये बेस सोइल से ही क्वेश्चन है। हम एंडी सोल्स की बात करते हैं, जेलियो सोल्स की बात करते हैं, हिस्सो सोल्स की बात करते हैं, और बट्टी सोल्स की बात करते हैं। उसके साथ ये मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपको बहुत शांति से इसको मैच करना है कि किसके साथ कौन सा मैच होना चाहिए। आप आराम से सोचिए और फिर मैच करिए। आपको 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा। चलो, अब मैं पोल दे रहा हूँ, शांति से आंसर करना। लगभग 60% बच्चे ने राइट आंसर दिया है ना। चलो, इसका राइट आंसर सेकंड है। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 और डी का 2। ये राइट आंसर है। और ये टॉपिक अच्छे से शांति से सोच समझ के याद रखना प्लीज़। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसी चीज़ें ध्यान रखें। चलो, बेसाल्ट आर कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ये क्वेश्चन पूछा है कि बेसाल्ट है वो कौन कौन से मिनरल से कंपोजिशन है उसकी। ध्यान से समझें फिर आंसर करें। पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ी देर पहले भी हमने बात की होगी इसकी, याद आ रहा है तो। अब आप सो रहे हो मेरे को लग रहा है। कुछ बच्चे तो क्लास में जो गलत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं, जब हमने ह्यूमिड में वेदरिंग की बात की थी ना। की थी कि नहीं की थी? तो ये क्या राइट आंसर होगा? ए, बी और ई। पहले तो ये बताओ, की थी ना अभी बात मैंने, कि इसका भी नाम लिया था, बेसाल्ट की बात हुई थी, है ना, इसका भी नाम लिया था, है ना। तो इसका तो नहीं लिया, सारों के नाम ले लो सर, तभी जाने पता होगा हमें। ठीक है, ध्यान रख लो, ध्यान। चलो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रंट्स वार्म एयर इज कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। अभी आपको फ्रंट का पता होना चाहिए क्या होता है। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन करके रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए। अगर आपने कभी ऐसा कंसेप्ट ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं तो अभी हम समझेंगे इसको। मैं आपको पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी गुड। लगभग 50% से बच्चे ने तो राइट आंसर दिया है। अच्छी बात है। ये कौन सा बेसिकली फ्रंट है? फर्स्ट ऑप्शन। दिस इज अक्लूडेड फ्रंट होता है। क्या होता है फ्रंट की बात करते हैं, चलो समझते हैं। बेसिकली पहले हम बात करें एयर मास क्या है। तो एयर मास क्या होता है? एयर मास इज ए वॉल्यूम ऑफ एयर। डिफाइंड किससे होती है? बेसिकली एयर मास क्या है, इसका वॉल्यूम ही है। तो एयर मास इज ए वॉल्यूम ऑफ एयर डिफाइंड बाय इट्स टेम्परेचर एंड वेपर वाटर वेपर कंटेंट। फ्रंट क्या है? फ्रंट की बात करें, द बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस इज कॉल्ड द फ्रंट। अगर जो दो एयर मास के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको बेसिकली फ्रंट बोलते हैं। व्हेन वार्म एयर मासेस मूव अवर कोल्ड एयर mass create a warm front। ठीक है। when cold air masses move our warm air mass, then situation created a cold front। अगर हम ओक्यूलर जो
ओक्लूडेड फ्रंट की बात करते हैं, तो दिस इज एन ओक्लूडेड फ्रंट इज ए फ्रंट दैट इज फाउंड व्हेन ए कोल्ड फ्रंट overtake a warm front. The cold front moves rapidly than warm front. Ultimately, the cold front overtake the warm and completely displace the warm air at the ground. तो यहाँ पे फ्रंट का मतलब पता होना चाहिए एयर मास का, दो दो बाउंड्री होती है, जो जिसको क्रॉस करेगा उसी के नाम से हम बोल देते हैं। तो ओक्यूलेट फ्रंट होता है वो बेसिकली कोल्ड वाली बात करता है, या कोल्ड फ्रंट होता है। तो ये ध्यान रखना, रखोगे ध्यान? अरे रखोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अमंग द गैसेस नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, द परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेज आर। तो सोचिए कौन सी गैसेज है जो परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेज है। जो मैंने सोचा था वही हुआ। मुझे लगा था बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन करेंगे, मैंने सोच रखा था और वैसा ही किया। लगभग ज़्यादा बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन ही किया है, बट इसका राइट ऑप्शन डी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों है? आप कमेंट में करके बताओ क्यों इनको बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही हमने परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस बोला है। कारण क्या है पता है क्या? एक तो ये मोस्ट अबेंडेंट की बात करें, है ना, और इनकी वेरी गुड अफशाना में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत वेरी नहीं करती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। औरों की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत वेरी करती है, तो इसीलिए ये परमानेंट एटमॉस्फेरिक है। ठीक है ना? तो अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने नोट भी लिख दिया है। परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेज आर दोज whose concentration remain relatively constant over time। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। चलो ये क्या है क्वेश्चन, ये चार डेफिनेशंस है बेसिकली, है ना। ये आज चारों डेफिनेशंस को हम डिफाइन भी करेंगे, अगर किसी को पता है। द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इज नोन एज। क्या है? द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इज नोन एज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, और इसका आपको आंसर मैं अभी कमेंट सॉरी इसमें दूंगा पोल में, फिर आपको आंसर करना है इसका। बहुत ही कम बच्चे ने, एक दो बच्चे ने राइट आंसर दिया इसका, है ना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर भावना मैम ने भी दिया है। इसका राइट आंसर फर्स्ट है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, इसको चलो इसको डिफाइन करते हैं सभी को, फिर ध्यान रखें रहना आपको। पहला है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है? इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या है? is the ratio of water stored in the root zone to the water needed to bring the soil filled capacity। water use efficiency क्या है? ratio of crop field to the amount of water used। और water distribution efficiency क्या है? is the uniformity of water penetration through the field। ये चारों डेफिनेशंस हैं, याद रखना। इन चारों में से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। After sodium chloride, which of the following compound has maximum concentration in सी वाटर? ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बहुत आराम से आप सोच लिए होंगे, आराम से आप कर देंगे। चलो मैं कॉल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।
ये भी बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर किया, ज़्यादा ने नहीं किया ये भी। हाँ भाई, ये गलत किया है बेसिकली। ये तो मेरे को लग रहा था मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान रखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि किस एल्टीट्यूड तक एटमॉस्फेयर वो केमिकली होमोजेनियस होता है। देखिए थोड़ा सा शब्दों को देखिए ना। द एटमॉस्फेयर इज केमिकली होमोजेनियस अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ, ये क्वेश्चन है। हम्म, सर हम खतरनाक खिलाड़ी हैं, सबको 25-25% दे दिया, मान गया आपके टैलेंट को। सारे ऑप्शन को 25-25-25-25%। ये है सर टैलेंट, देखा आपने, कहीं मिलेगा आपको। दिस इज 80 किलोमीटर। फिर उसके बाद हेट्रो शुरू हो जाता है। क्या है? हो- देखो, होमोस्फेयर का मतलब क्या है? द लोअर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर वेयर गैसेज आर वेल मिक्स्ड ड्यू टू टर्बुलेंस एंड बार एयर मूवमेंट रिजल्टिंग इज मोर यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। हीट्रो में क्या है? द अपर पार्ट। नहीं, 80 वैसे तो 100 मानते हैं भावना में। द अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, है ना, where chemical composition change with altitude due to a factor like diffusion and photochemical process। और एक होता है, ये भी आपसे टर्म पूछी जा सकती है, टर्बोपोज। द बाउंड्री बिटवीन द होमोस्फेयर एंड हिट्रोस्फेयर टिपिकली फाउंड, देखो, अराउंड 100 किलोमीटर, ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रोबोपोज, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो, ये आप मैच करना है इस किसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या मैच करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मैं बता दूं, जैसे ये ए है, एक मिनट, ये ए, यानी कि ए के साथ बी कह रहे हो, दो कह रहे हो, बी सी और डी, समझ गए ना। ए के साथ 3 मैच करोगे, ए के साथ 1 मैच करोगे, ऐसे है ये ऑप्शंस, ध्यान से समझना। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। इनकी प्रॉपर्टीज कुछ आपको याद है, कभी पढ़ी है, सुना है, देखा है? चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी गुड। चलो गुड, लगभग 60% से ऊपर स्टूडेंट्स ने तो राइट आंसर दिया है। आप पढ़ तो रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, ए का इसमें आएगा 3, ठीक है ना। ये फ्लूवियल मतलब फ्लो वाली बात कर रहा है, ये ऑक्सबाउ लेक है। और जो शैलो मैरिन है, इसमें हम टर्म पढ़ते हैं स्पिट्स एंड बार। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, और आप भी घर जाके इसको अच्छे से एक्सप्लेन समझना, करना अपने आप से। ग्लेशियर और मोराइंस मतलब ये कोल्ड उसकी आइस की बात करते हैं। और जो एलियन कोड होते हैं वो बेसिकली डिपोजिशन की बात करते हैं, लॉइस। ये बेसिकली इसका राइट आंसर फर्स्ट है। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। An oxbow lake is a crescent-shaped lake formed in river valley when a river abundance and middle loop occurs of new shorter channel. The process is fluvial process, meaning it is related to the flow and movement of water in a river. इसलिए हमने उसको फ्लूवियल से बेसिकली मैच किया। शैलो जो मेरीन ships and bar are coastal landform created by the deposition of sediment transported by the long shore
drift and move action. Or glacial moraines are piles of rocky debris, including boulders, sand, and clay left behind by glacier as they melt or retreat. Or term Eolene refer to the process of and deposits related to wind, while loess is a specific type of wind blown deposit. इसलिए कुछ टर्म्स मैच कर रही थी आपस में, इसको अच्छे से पढ़ना। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इतनी सब बातें ध्यान रखनी थी, अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना